बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान का नारा लगाया है और इस नारे को लगाने के बाद उन्होंने 2 जर्नैलों की कहानी भी हमारे सामने रख दी कि किस तरह से अमेरिका के कहने पर फैसले किए जाते रहे। आज मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान की जुबान क्यों बोल रहे हैं, व्यूअर्स, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर पार्लिमान के हवाले से किस किस्म की तरामीम मौलाना चाहते हैं और इस पार्लियामेंट के बारे में उन्होंने क्या कहा और हुकूमत को मुसव्वदा कौन सा खुफिया हाथ देता है, मौलाना क्यों मुस्कुराए, इसकी मुकम्मल तफसील भी आज की इस नशिस्त में शामिल करेंगे। और फिर व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि 300 वकला ने काजी साहब का घेराव किया। ये घेराव किस तरह किया गया और ये 300 वकला के अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं, और अब वकला तहरीक क्या पाकिस्तान में चलेगी। और फिर पाकिस्तान का मीडिया आज सेव दी गजा कैंपेन और फ़लस्तीन के हवाले से 2 एहतजाज हुए और दोनों एहतजाज करने वालों के ऊपर पुलिस की तरफ से धावा बोला गया और उन्होंने फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है आज हमने इस्लामाबाद और कराची में भी देखा। इसका मुकम्मल मंजरनामा भी व्यूअर्स में आपके सामने रखूंगा। और फिर पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर कल जिस तरह से शेलिंग की गई तहरीक इंसाफ के लोगों पर, आज टीवीज ये कह रहे हैं कि ये मुबैना शेलिंग थी, यानी शेलिंग नहीं हुई और इसमें भी शक की गुंजाइश मौजूद है। इसे भी आज की इस नशिस्त में मुकम्मल एक्सपोज करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि फजलुर रहमान साहब और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पेशावर के अंदर। फजलुर रहमान पाकिस्तान की सियासत का वो चराग है जो कभी किसी दर जलता है, कभी किसी दर जलता है, और आजकल ये अकेला जल रहा है। और इसे रोशनी हासिल करने के लिए हुकूमत और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें चाहते हैं कि ये उनके दर पे चले। लेकिन फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू से आज बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई और उन्होंने जर्नैल पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या किरदार अदा करते रहे और अमेरिका से फैसले पाकिस्तान की आवाम पर किस तरह मुसल्लत किए जाते हैं, इसकी कहानी से भी पर्दा उठा दिया। दोस्त, पहली चीज जो फजलुर रहमान साहब करते हैं और उन्होंने ये पैगाम पाकिस्तान की हुकूमत को दिया। फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि ये आवाम के साथ ज्यादती है। थोड़ी तादाद के साथ हमने इन तमाम लोगों को बता दिया कि हम कैसी ताकत रखते हैं और जमीयत की ताकत तमाम सूबों के अंदर मौजूद है। और हुकूमत को और बिलखसूस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए पैगाम था जो फजलुर रहमान साहब ने दिया कि जमीयत की ताकत से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ा। और हमने थोड़ी सी तादाद से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान में इस फॉर्म 47 की हुकूमत को बनाने वालों को पीछे धकेल दिया। हम थोड़े से हैं लेकिन ताकत पाकिस्तान के तमाम सूबों में मौजूद है और हमसे मत लड़ना, यह पैगाम है फजलुर रहमान का। फिर वो ये भी कहते हैं कि पार्लियामेंट को आईनी तरामीम का मैंडेट उनके पास मौजूद नहीं है। यानी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी जमातें इस वक्त मौजूद हैं पार्लियामान के पास, या तो उनके पास जो अवामी मैंडेट है वो फॉर्म 47 वाला है, या फिर उन्हें एक धक्का देकर पार्लियामान के अंदर भेजा गया और ये तरामीम जबरदस्ती करवाई जा रही हैं। फजलुर रहमान साहब ने बड़ा वाजे कर दिया है कि इस पार्लियामान से जितनी भी तरामीम की जाएंगी ये पाकिस्तान की आवाम के साथ ज्यादती होगी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो गुगली कराई है ना पाकिस्तान की आवाम को, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो ये कहते हैं कि हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, ये हमारा मुतालबा है, लेकिन याद रखें हम इस पार्लियामान की जान भी नहीं छोड़ेंगे। अगर ये पार्लियामान आप समझते हैं कि एक जाली मैंडेट के जरिए पाकिस्तान की आवाम पर और आईनी तरमीम का जो पैकेज लाने की कोशिश की जा रही है, ये कोशिश गलत है और ये पाकिस्तान की आवाम के साथ ज्यादती है, तो भाई फिर जाओ ना पाकिस्तान की आवाम की अदालत में और अपना केस लड़ो। लेकिन पार्लियामान के साथ वो चिमड़े रहेंगे और इस जाली हुकूमत को वो पार्लियामान के जरिए एक रास्ता दिखाना चाहते हैं और ये डील का रास्ता होगा। मुसलसल उनसे ये सवाल होता रहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि क्या आप हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, तो उस पर उन्होंने कहा जनाब हुकूमत का हिस्सा तो नहीं हम बन रहे, लेकिन जो हमारे मुतालबात हैं उन्हें माना जाए। अच्छा, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, फजलुर रहमान साहब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मुसवदा लेकर आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मुसवदा लेकर आए और फिर
JUI मुसद्दा तैयार कर रही है, फिर हम सब बैठेंगे और मुसद्दे को कंपेयर किया जाएगा ताकि ये मामला अफवाह तफहीम से आगे बढ़े। अच्छा, इस बात में मैं फजलुर रहमान की ये जो पॉलिसी है उससे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, और मैंने इससे पहले भी कहा था कि मैदान छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी गुफ्तगू जब आप पार्लिमान की हैसियत की बात करते हैं, इन लोगों के साथ बैठने की बात करते हैं, तो फिर आपको उनकी अहमियत और फिर उनकी हैसियत को तस्लीम करना पड़ता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ कभी भी बैठने की बात नहीं की, क्योंकि वो उनकी हैसियत को तस्लीम नहीं करते। अगर आप उनकी हैसियत को तस्लीम नहीं करते तो फिर उनके साथ बैठा भी नहीं जा सकता। फजलुर रहमान ये समझते हैं कि जो कि दुरुस्त है कि आईनी तरामीम के अंदर एक कंसेंसस होना चाहिए। मैंने इससे पहले भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना मुसद्दा तैयार करना चाहिए। आईनी तरामीम शख्सियात के लिए नहीं होनी चाहिए, जिस तरह फजलुर रहमान ने खुद भी कहा कि आप इस चीज से निकलें और आप ये नहीं कर सकते कि जनाब फलां को हमने नवाजना है तो हम उसके लिए तरमीम कर रहे हैं। ये तरामीम पाकिस्तान की आवाम के लिए होनी चाहिए और सिस्टम को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। और फिर उन्होंने COD का हवाला दिया, जिससे मैं बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं करता, चूंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पाकिस्तान की कुछ सियासी जमातों के दरमियान था, जो मेन बेनिफिशरीज हैं वो इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं। इसका पाकिस्तान की आवाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। आईनी अदालत बनाना, कारगिल के राज और फिर इसके साथ साथ मिलिट्री, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और फौज के जो पॉलिटिकल दफातर थे, इनको बंद करने के मामलात हैं जिसके ऊपर कभी भी अमल नहीं हुआ। तो फिर आपको सिर्फ आईनी पैकेज के हवाले से, आईनी अदालत के हवाले से एक नुक्ता क्यों याद आया? आपको तमाम के ऊपर अमल करना होगा। ये नजरिया ज़रूरत के तहत COD और इस जैसे कई मुआहदे जो हैं उनको आप घसीट कर लेकर आते हैं। फजलुर रहमान साहब भी COD का आज हवाला देते हुए नजर आए। आईनी पैकेज वक्त की क्यों जरूरत है, ये पाकिस्तान की आवाम को बताना पड़ेगा। पाकिस्तान के जो लीगल सिस्टम है उसमें कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। सूबों की नुमाइंदगी क्या होगी, इस नुमाइंदगी का क्या असर पड़ेगा वफाक के ऊपर, इसका भी तज़किरा जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि रात की तारीकी में 2 दिन आप भेड़ बकरियों को इकट्ठा करें एक बाड़े के अंदर और फिर कहा जाए कि किसने कब कहां कुर्बान होना है। ये पाकिस्तान की पार्लिमान है, जिस पार्लिमान के अंदर अवामी फैसले होंगे और फर्द वाहिद के फैसले नहीं होंगे। फजलुर रहमान साहब तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए व्यूअर्स जो इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं मुसलसल ये कह रहा हूं कि 26 अक्टूबर के बाद जब नोटिफिकेशन हो जाए तो फिर ये देखना होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अगर कुर्सी पर बैठते हैं और नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो क्या सूरत हाल बनेगी, और नोटिफिकेशन अगर जारी कर दिया गया और उसके बाद कोई तरमीम लाई जाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान एक वाहिद रास्ता होगा, जिस पर मेरी इतलात ये है कि हुकूमत काम कर रही है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में इनकी कोशिश होगी कि इसे आप किसी तरह पाया तकमील तक पहुंचाएं। 63A के ऊपर ये इत्तफाक कर रहे हैं, साथ ही साथ फजलुर रहमान और मखसूस नशिस्तों के ऊपर इनका एक पॉलिसी और एक स्ट्रैटेजी है जिसे अचीव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने मुसद्दे के हवाले से अपना जो मौक़िफ़ है वो कौम के सामने रख दिया, ऐलान कर दिया कि वो इस हुकूमत की तरामीम पर किसी सूरत भी अमल दरामद नहीं करेंगे। व्यूअर्स, आज की इस नशिस्त के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि शख्सियात नहीं होंगी बल्कि पाकिस्तान की आवाम, और फिर पाकिस्तान के मीडिया ने इन तमाम बातों को नहीं चलाया। आईनी पैकेज में मिलिट्री के हवाले से एक इंतहाई अहम सवाल किया गया कि पाकिस्तान की फौज, वो ये कहते हैं कि आपने जो तरामीम का मसवदा हमारे हवाले किया, इसमें फौज और फौज यानी आपको हर तरफ फौज ही फौज नजर आएगी, तो फिर आईनी तरामीम और इस जमहूरी सेटअप की जरूरत क्या है? आप पाकिस्तान में मार्शल लॉ का ऐलान करें और फिर हम उस मार्शल लॉ के खिलाफ जो है वो हम ऐलान करेंगे। तो ऐलानिया जिनको हुकूमत चाहिए वो आ जाएं, और पाकिस्तान में फिर आप जमहूरियत का खेल जो है वो नहीं खेल सकते। फिर भी उसे एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और उन्होंने इसका जिक्र तो किया लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने इसे मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और मिसिंग पर्सनस का मामला, और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने किस तरह उनसे उनका हक छीना मुख्तलिफ सूबों के अंदर और उन्हें हराने में, यानी उनका जो मैंडेट चोरी किया गया, इसमें पाकिस्तान के ताकतवर हलकों का हाथ था। ये फजलुर रहमान साहब इससे पहले भी मुसलसल ये कहते रहे हैं। आज की इस नशिस्त के अंदर व्यूअर्स जो सबसे अहम चीज़ रही, और पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर इसे चलाया नहीं गया, फजलुर रहमान ने कह दिया लेकिन जो टिकट्स थे, जो खबरें थी, ये उसकी जीनत नहीं बनी, हेडलाइंस में ये बात नहीं चली। और ये नारा था इमरान खान का, ये नारा था उस नजरिए का जो खान साहब पहले दिन से कह रहे थे कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे। खान साहब ने हमेशा ही नारा बुलंद किया कि पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के फैसले करेगी,
बाहर से ये फैसले कभी भी पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत नहीं किए जा सकते। हमने डॉलर्स लेकर पाकिस्तान की आवाम को मारा, हमने डॉलर्स लेकर अपने जो जंग हमने अपने ऊपर मुसल्लत की, ये हमारी जंग नहीं थी बल्कि किसी और की जंग थी। अमेरिका पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करता है, एब्सोल्युटली नॉट का इमरान खान ने नारा लगाया तो सजा देखें कैसी दी गई। इमरान खान ने उस मुदाखलत का जिक्र किया जिसके ऊपर हुकूमत इस वक्त बयानियां बनाती है कि कभी भी ऐसी मुदाखलत नहीं हुई और आपको क्या जरूरत पड़ी थी एब्सोल्युटली नॉट कहने की। पाकिस्तान में ये बैरूनी मुदाखलत का अगर किसी ने अलम बुलंद किया इसके खिलाफ तो इमरान खान था, लेकिन आज फजलुर रहमान भी वो बातें कर रहे हैं और उन्होंने इस हद तक ये बातें की, सिर्फ नजरिए के तहत ये बातें नहीं की बल्कि आपके सामने वो तमाम कहानियां भी कौम को सुना दी, वो तमाम वाकयात भी बताए कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या कुछ होता रहा, पार्लियामेंट में क्या कुछ होता रहा और प्राइम मिनिस्टर के चैम्बर में दो जर्नल बैठे हुए थे, वहां पर एक अमरीकी ओहदेदार भी आया और एक अमरीकी जनरल। पाकिस्तान के मीडिया ने इसे इसी तरह रिपोर्ट किया कि एक अमरीकी जनरल किस किस्म का पैगाम लेकर आया। फजलुर रहमान साहब भी कहते हैं कि फाटा तरमीम नहीं होनी चाहिए थी। माजी के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुतल्लिक एक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास आए, मेरी उनसे मुलाकात हुई और फिर एक अमेरिका का अफसर भी बैठा हुआ था। ये कोट एंड कोट फजलुर रहमान, अमेरिका का अफसर कौन था पूरी कौम जानती है, और उसने अंग्रेजी में कहा फाटा मर्जर इज मस्ट। जनरल बाजवा सामने बैठे थे और नवीद मुख्तार जो उस वक्त के DGISI थे वो भी सामने बैठे हुए थे। तो उनके अल्फाज क्या थे, पहले उन्होंने बताया कि मुलाकात कहाँ हुई, पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, प्राइम मिनिस्टर हाउस का चैम्बर है और मुझे कहा गया, मैंने उनसे दरखास्त की कि ये मामला हमें इस वक्त नहीं उठाना चाहिए, फाटा के हालात ऐसे नहीं और मर्जर नहीं हो सकता। मुझे कहा गया कि जनाब अमेरिका का दबाव है, दोबारा दोहराया अमेरिका का दबाव है, अगर अमेरिका के कहने पर हमें तब्दीली लानी है तो हमें बताना पड़ेगा अपनी कौम को कि हम गुलाम हैं या हम आज़ाद हैं। खान साहब भी तो ये बातें करते थे, आज भी वो यही करते हैं कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की आवाम करेगी। पाकिस्तान के पार्लियामान में जो भी करारदाद आती है, जो भी तरमीम आती है, ये पाकिस्तान की आवाम के सामने रखी जाए। ये कुछ शख्सियात रात की तारीकी में एक मुसवदा देते हैं और फिर उसे कहा जाता है कि जाओ जाकर पास करवाओ। इस पर आज बाकायदा सवाल भी हुआ कि हुकूमत आपको एक मुसवदा देने जा रही है तो आपको यकीन है कि ये मुसवदा हुकूमत ही देगी या कहीं और से आएगा। तो मौलाना ने थोड़ा सा वक्फा किया और उसके बाद फिर सवाल किया मौलाना की तरफ से कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या आपको हुकूमत ही मुसवदा देगी या कोई खुफिया हाथ। तो उन्होंने कहा कि हमें तो हुकूमत ही ये मुसवदा देती है और फिर वो मुस्कुरा देते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान की आवाम और मीडिया ये समझता है कि ये मुसवदा कहीं और से आया और इसके ऊपर भेड़ बकरियों से कहा गया कि जाओ बाड़े में बैठो और बाड़े के अंदर तुम्हें बताया जाएगा कि तुमने क्या फैसला करना है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट की ये हकीकत है जिसे आज उन्होंने एक्सपोज किया। लेकिन सवाल व्यूअर्स ये है कि अगर फजलुर रहमान मैदान में आकर पाकिस्तान की मिलिट्री के किरदार पर बात करते हैं, अगर फजलुर रहमान दो जर्नैलों के हवाले से बता रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को कि वो जर्नैल अमेरिका के दबाव को किस तरह सबसे मोतबर जानते थे, तो ये बातें इमरान खान ने भी की। आज क्या रियासत फजलुर रहमान के खिलाफ कार्रवाई करेगी? आज जनरल बाजवा का नाम लेने वालों को जब आप पाबंदे सलासल और पाकिस्तान के मीडिया को बुरी तरह सेंसर करते हैं तो क्या फजलुर रहमान को भी पाकिस्तान की सियासत से सेंसर किया जाएगा? और क्या फजलुर रहमान के वोट ना होते और आपको उनकी ज़रूरत ना होती और एक्सटेंशन का मामला नहीं होता तो फिर क्या फजलुर रहमान से भी सवाल किया जाता? तो जवाब है सरकार, ये फजलुर रहमान है और इस दिए की रोशनी से सारे मुस्तफीद होना चाहते हैं और फजलुर रहमान अपनी इस पोजीशन को इस वक्त फुल एंजॉय कर रहे हैं। और ये अमरीकी जनरल कौन था और दो जर्नैलों से क्या सवाल किया गया? खान साहब भी तो ये कहते रहे ना कि जनाब एक खत आया और इमरान खान ने कहा कि उस खत का मुखातिब कौन था और वो किसे कह रहे थे कि अगर आपने इसकी हुकूमत ख़त्म ना की इमरान खान की तो फिर आप याद रखें कि हम आपके साथ क्या सलूक करेंगे। और फिर पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ। जो लोग माइक्रो लेवल पर जाकर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करते हैं, जब कभी आप खबर सुनते हैं ना कि फ़लाँ अमरीकी सफ़ीर जो है वो रायवंड गया, फ़लाँ ने जाकर पुलिस लाइन में मुलाकात की, फ़लाँ ब्यूरोक्रेसी के लोगों से मिला, तो ये क्या है? ये माइक्रो मैनेजमेंट के तरीके हैं। जहाँ से फैसले होने हैं वहाँ पे लोगों से मुलाकातें होती है। मैंने ना 3 साल पहले आपके सामने, अगर आप मुझे बहुत पुराना सुनते हैं तो मैंने ये बात पहले भी कही थी कि CIA का बुनियादी काम क्या है मुल्क के अंदर। किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर जब CIA आ जाती है ना तो पहले वो लोगों को स्टडी करते हैं, इनके आर्काइव्स और जहाँ पे ये थिंक टैंक्स जिनके साथ ये मिलकर पूरी दुनिया में काम करते हैं, इन्होंने नाम कुछ और रखे होते हैं, ये लोगों को स्टडी करते हैं।
اور مختلف قسم کی ایڈ کے نام کے اوپر، ترقیاتی کاموں پر، یہ یو ایس ایڈ کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے، تو یہ جا کر سٹڈی کرتے ہیں، وہاں کی لوگوں کی سوچ کو سٹڈی کرتے ہیں، وہاں پر کس قسم کا طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، پڑھے لکھوں کی ریشو کیا ہے، پروپورشن کیا ہے، یہ سب چیزیں انالائز کی جاتی ہیں، اسلام کو وہ کتنا مانتے ہیں، کسی مذہب کے کتنے پیروکار ہیں، اور پھر اس کے تناظر میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے پاکستان کے حالات کو بھی بڑا غور سے دیکھا، اور بیوروکریسی اور پاکستان کی عوام اور سسٹم کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے، سی آئی اے وہ تمام کام کر رہی ہے، اور یہ آج سے نہیں بلکہ بہت دیر سے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو سی آئی اے کے لوگ پاکستان کے اندر سے بیٹھ کر اس خطے کو کنٹرول کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے ہوتے ہوئے تو یہ نہیں ہوگا، اور خان صاحب نے کوڈ ان کوڈ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے سی آئی اے چیف سے ملنے سے انکار کیا۔ آج آپ جا کے سے سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ بھائی صاحب اٹھے اور افغانستان گئے، اور پھر افغانستان سے انہوں نے پیغام جاری کیا اور کہا گیا خان صاحب کی طرف سے کہ جائیں، جا کر آپ ان سے ملیں، ایک پروٹوکول ہے، آپ ڈائریکٹ پرائم منسٹر سے اس طرح نہیں مل سکتے۔ اور خان صاحب کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، آج فضل الرحمان بھی وہی تمام باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ویورز، فضل الرحمان نے جہاں اعلان کیا ہے کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے لیکن اس حکومت کے ساتھ بیٹھ کر ترامیم جو ہے ہم ضرور کریں گے، اور ججز اور شخصیات کی بات جہاں پر کی گئی، اب وکلا بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ یہ بہت ہی سینئر نام ہے جی، عابد حسن منٹو بہت ہی سیزنڈ لائر ہیں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے 2007 میں اور 2008 میں اور اس کے بعد بھی جب پاکستان میں عدلیہ تحریک چلی، اور پھر پاکستان کے اندر جب بھی عدالتوں سے کوئی فیصلہ آتا تو منٹو صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ان کے پاس متعدد دفعہ گیا، تو میں نے کبھی بھی جب بھی رابطہ ان سے کیا کہ سر فلاں فیصلہ آ رہا ہے تو آپ نے اس کے اوپر اپنے رائے دینی ہے، تو منٹو صاحب ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹے پہلے فیصلہ تو آنے دو، ہم اس طرح ہوا میں بات نہیں کر سکتے، میں ٹی وی والا وکیل نہیں ہوں، میں فیصلوں والا وکیل ہوں، میں قانون والا وکیل ہوں، میں انصاف کے ساتھ چلنے والا وکیل ہوں۔ تو عابد حسن منٹو صاحب بہت ہی سینئر نام، پھر ان کا جو بیٹا ہے بلال حسن منٹو، اوبویسلی صلاح الدین، اس کے علاوہ ریاست علی آزاد تحریک کے اندر بہت ہی زیادہ پرومیننٹ رہے، عابد ساکی، پھر اس کے ساتھ ساتھ منیر احمد کاکڑ، یہ تمام بہت ہی سینئر وکلا ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے قاضی صاحب کو، اور اپنے خط کے اندر انہوں نے کیا کہا، خط کا متن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور یہ 300 وکلا گھراؤ کا جو معاملہ ہے، یہ اب گھراؤ عملی طور پہ بھی ہو جائے گا۔ ابھی تو خط لکھ کر آپ گھراؤ کر رہے ہیں نا، قاضی کو سمجھا رہے ہیں کہ 2 راستے ہیں، ان دونوں راستوں میں سے آپ نے ایک راستہ اختیار کرنا ہے، اور ایک راستہ آپ کو آپ کی عزت کی طرف لے کر جائے گا، اور دوسرا راستہ آپ کو آپ کی ذلت کی طرف لے کر جائے گا، جو ایکسٹینشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ معزز ججز سے درخواست کی گئی کہ وہ کسی بھی نئی عدالت کا حصہ نہ بنے۔ نئی عدالت کی حیثیت پی سی او کوڈ جیسی ہوگی، نئی عدالت کا جج بننے والے پی سی او ججز سے مختلف نہیں ہوں گے۔ مجوزہ ترامیم کا ڈرافٹ رات کی تاریکی میں سامنے آیا، نمبر پورے کرنے والے منتخب نمائندے ڈرافٹ سے بھی ناواقف تھے۔ اچھا، یہ پی سی او اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں، پی سی او ججز وہ تھے جنہوں نے مشرف کے ایک جو پاس کیے ہوئے قانون کے اوپر انہوں نے حلف لیا، اور ان ججز کے خلاف وکلا تحریک چلی، 60 ججز کو گھر بھیجا گیا، اور اس وقت ڈوگر کورٹس وہ کہلائی، چونکہ ڈوگر صاحب جو تھے وہ مشرف صاحب اور باقی، اور پھر ان کی بیٹی کا بھی جو نمبروں والا چیپٹر ہے، وہ خبریں بھی پاکستان کے میڈیا کی زینت بنی، تو پی سی او ججز وہ ججز تھے۔ اب ان کا حال، یعنی قاضی صاحب کی عدالتیں، اب یہ کیا ہوگا کہ انہیں قاضی کورٹس کہہ کے پکارا جائے گا۔ یاد رکھیے گا آج کے الفاظ، اگر پاکستان میں آئینی کورٹس بن گئی تو یہ آئینی کورٹس نہیں بلکہ قاضی کورٹ کا نام اسے دیا جائے گا، اور وکلا اس کورٹ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، اور ایک بہت بڑا بحران ہمیں ملک میں نظر آ رہا ہے۔ پہلے آپ کو کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا، وکلا برادری کے درمیان کے آئینی کورٹ جو ہے اسے ہم نے کیوں تسلیم نہیں کرنا، اور تحریک، اور پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر ہمیشہ کے لیے آئین جو ہے معطل ہو جائے گا۔ آپ کو لگے گا کہ شاید یہ آئین کے دفاع کے لیے عدالت بن گئی، لیکن آئین کو معطل کرنے کے لیے ایک ایسی عدالت کا قیام کرنے جا رہے ہیں جو ویسی ہی عدالتیں تھیں جو پی سی او ججز کے نے بنائی، اور اس وقت وہ ڈوگر کورٹس کہلائی، پی سی او ججز کہلائے، اور آج کی عدالت اگر بن گئی تو یہ آئینی عدالت نہیں بلکہ قاضی کورٹ جو ہے وہ کہلائے گی۔ ویورز، میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ جہاں پر پاکستان کے وکلا سراپائے احتجاج ہیں، وہیں پر پاکستان کی عوام بھی سراپائے احتجاج ہے۔ جو کچھ فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، اور جس طرح سے کارروائیاں اسرائیل کی طرف سے کی گئی، لبنان میں بیروت میں جو حملے کیے گئے، اور ایک بہت بڑے مسلمان جو مسلم دنیا ہے، مسلم امہ ایک بہت بڑے سانحے سے گزری۔ اب جب ہم اپنے ہی گھر میں احتجاج کریں
اور ہمیں اپنے ہی لوگ ماریں گے تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ یہ واقعی امریکہ کے پٹھو ہیں. لوگ کراچی میں تھے, وہ گئے امریکہ کے کونسل جو جنرل ان کا دفتر ہے وہاں پر, تو وہاں جا کر انہوں نے احتجاج کیا. تو خبر یہ آ رہی ہے کہ آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی, پتھراؤ کیا گیا, روکا گیا ہے اور انہیں دور رہنے کے لیے کہا گیا. اس ملک کے اندر اگر 2 جرنیل آپ کے فضل الرحمان صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ دباؤ بہت ہے امریکہ کا, عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا کہ جناب امریکہ کا بہت دباؤ ہے, اسے نکالو, یہ ہمیں ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے, تو پھر وہاں پہ پاکستان کی عوام کی کیا حیثیت ہے؟ ان کو کیا ملے گا؟ پتھر ملیں گے. انہیں کیا ملے گا؟ آنسو گیس کے شیل ملیں گے. اور مشتاق صاحب جو ہیں سیف غزہ کیمپین والے, ان کو بھی گرفتار کیا گیا, ان کی اہلیہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے, اسلام آباد سے 10 لوگوں کو مزید گرفتار کیا گیا. تو آپ اپنے ملک میں جس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ کلمے کا ہے, آپ ان کے لیے حق کی آواز بلند نہیں کر سکتے, اور آپ امریکہ کے پٹھو بن کر, امریکہ بہادر جسے کہا گیا کہ وہ بہت بہادر ہے, آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کی پالیسیز. چونکہ اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو IMF اینڈ دیگر جہاں جہاں سے ان کا بس چلے گا, آپ کے اوپر, آپ کی معیشت کو جو ہے وہ مارنے کے لیے, آپ کے سمیت مارنے کے لیے وہ بھرپور کوششیں کریں گے. تو ویورز 2 گرفتاریاں ہوئی. اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو پاکستان کا میڈیا نا, اس نے یہ خبریں بھی صحیح طرح سے نہیں چلائی. ایک ہیڈ لائن چلی اور ہمارا صحافت کا معیار سر یہ ہو گیا ہے کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان میں لوگوں پر شیلنگ کی گئی اور پھر روکا گیا, لیکن جیو یہ کہتا ہے کہ مبینہ شیلنگ کے خلاف. مبینہ شیلنگ ہے, شیلنگ نہیں ہوئی. جن لوگوں کو شیلنگ کے ذریعے ربڑ کی گولیاں ان پہ برسائی گئی وہ بھی سب جھوٹ تھا, اور جیو یہ کہتا ہے مبینہ شیلنگ. تو یہ ہماری صحافت کا معیار ہے پاکستان کے اندر. ویورز پورے ملک کے اندر جو گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور آج کس کس کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا. 80 سالہ خاتون پر دہشت گردی کا پرچہ کاٹ دیا گیا ہے. محمد علی سیف, بیرسٹر سیف, اور ان کے مطابق کارکنان کے اوپر براہ راست شیلنگ اور فائرنگ کی گئی. شیلنگ پر KP حکومت عدالت جائے گی, جبکہ ایڈوکیٹ جنرل KP سے قانونی کارروائی سے متعلق کہا گیا ہے. اس کے علاوہ کل گرفتار کیے گئے کارکنان میں جو عدالت میں پیش ہوئے, اس میں سے مابیہ طاہر ہیں جی, خالد نامی پولیس اہلکار نے اور اس کے ساتھ سول کپڑوں میں ملبوس نقاب پوش نے میرا دوپٹہ پھاڑا, میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا اور میرے سر پر مارا, ان سے ضرور حساب لیا جائے گا. یہ ان کی طرف سے بیان جاری کیا گیا. ایک ویڈیو بھی ہے, اگر آپ ان کی دیکھیں تو ایک پولیس والا جو ہے بہت ہی بدتمیزی کر رہا ہے اور خاتون کو دوسرے پولیس والے نے گھسیٹا بھی ہے. گرفتار اپوزیشن لیڈر ہیں جی آزاد کشمیر کے, اور وہ بھی, انہیں بھی عدالت میں پیش کیا گیا. اس کے بعد 80 سالہ روشن بی بی پر دہشت گردی کا پرچہ کاٹ دیا گیا ہے. کبھی یہ بچوں پر کاٹتے ہیں پرچہ, کبھی یہ 80 سالہ خواتین کے اوپر پرچے جو ہیں وہ کاٹ رہے ہیں. پھر اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی خواجہ فاروق احمد, MP تنویر راجہ, رہنما تحریک انصاف سے مابیہ طاہر, ملک انصر اور دیگر کارکنان کے خلاف 1 روزہ ریمانڈ پر انہیں تھانے منتقل کر دیا گیا ہے, اور کل دوبارہ عدالت میں انہیں پیش کیا جائے گا. مشتاق احمد, جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ انہیں بھی گرفتار کیا گیا ہے. مزید لوگوں کی اسی طرح جی گرفتاریاں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں. تو یہ ہمارا پاکستان ہے جسے انہوں نے اپنے لیے شاید بنا لیا ہے, یہ پاکستان کی عوام کے لیے نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.